नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी लेखा शास्त्र की दूसरे पुस्तक के 5वें अध्याय लेखांकन अनुपात का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। पहले भाग में आपने लेखांकन अनुपातों का अर्थ समझा, इनके महत्व को जाना व यह देखा कि अनुपातों को 4 वर्गों में बांटा गया है। आपने द्रव्यता अनुपातों के अंदर आने वाले 2 अनुपातों पर भी विस्तार में चर्चा की, वो प्रश्न देखे। आज के इस भाग में हम दूसरे वर्ग के अनुपातों से अपनी चर्चा शुरू करेंगे। हमारे दूसरे प्रकार के अनुपात हैं ऋण शोधन क्षमता अनुपात। बच्चों, जैसा कि इन अनुपातों का नाम आपको बता रहा है, ये किसी कंपनी की अपने ऋणों को चुकाने की, कुशलता पूर्वक उनका भुगतान करने की क्षमता को दर्शाते हैं। जब हम ऋण की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय दीर्घकालिक ऋणों से है, यानी लंबी अवधि के लिए गए ऋण, लोन आदि, इन्हें हम ऋण शब्द से दर्शाते हैं। तो ये जितने भी अनुपात इसके अंदर आएंगे, हम 5 अनुपातों पर चर्चा करेंगे। ये 5 अनुपात आपको कंपनी की अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता व कुशलता के बारे में बताते हैं। हमारा पहला अनुपात है ऋण समता अनुपात। बच्चों, ऋण समता अनुपात में ऋण शब्द का अर्थ हम जान चुके हैं, इसका अर्थ है दीर्घकालिक ऋण। समता शब्द का अर्थ है अंशधारक निधि। अंशधारक अर्थात शेयर होल्डर या कंपनी के स्वामी, उनकी निधि या उनका पैसा, जिसे हम अंशधारक निधि के नाम से जानते हैं, इसे इस अनुपात में हम नीचे रखते हैं व ऊपर दीर्घकालिक ऋणों को रखते हैं, और इस प्रकार हमें यह अनुपात प्राप्त होता है। समता या अंशधारक निधि की गणना करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अंशधारक निधि में सबसे पहले अंश पूंजी शामिल होती है, जो कि स्वयं 2 प्रकार की होती है। यह बात आप पहले से जानते हैं कि अंश पूंजी 2 प्रकार की होती है, समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल, और पूर्वाधिकार अंश पूंजी यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 2 प्रकार की पूंजियां, दोनों को जोड़कर अंश पूंजी प्राप्त होगी। इसके पश्चात आरक्षित व अधिशेष की राशियां व अंश अधिपत्र के प्रति जो मिली वारंटी की राशियां हैं, इन सभी को जोड़कर अगर आप इसे ध्यान दें तो ये आपके बैलेंस शीट या तुलन पत्र के पहले वर्ग या पहले शीर्षक के अंदर आने वाली मदें हैं। इन सब को जोड़कर आपको अंशधारक निधि प्राप्त होती है। अंशधारक निधि को प्राप्त करने का एक और तरीका भी है। यदि हम गैर चालू परिसंपत्तियों में कार्यशील पूंजी को जोड़ दें, कार्यशील पूंजी का अर्थ है चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू दायित्व, यदि हम इसको गैर चालू संपत्तियों में जोड़ दें व उसमें से गैर चालू दायित्व घटा दें, तो भी हमें अंशधारक निधि यहां प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखें, अंशधारक निधि आप 2 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि प्रश्न में किस तरह की मदें आपको दी गई हैं। यदि आपको अंश पूंजी, अधिशेष आदि प्राप्त है तो आप उनको जोड़कर अंशधारक निधि ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको संपत्तियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त है तो आप गैर चालू संपत्तियों में गैर चालू दायित्वों को घटाकर उसमें कार्यशील पूंजी को जोड़कर भी अंशधारक निधि प्राप्त कर सकते हैं। अब यह अनुपात हमें किस प्रकार की सूचना देगा? आप ध्यान दें, इस अनुपात में ऊपर है दीर्घकालिक ऋण व नीचे है अंशधारकों की निधि या पूंजियां। यह अनुपात जितना निम्न हो उतना बेहतर होगा, क्योंकि निम्न अनुपात यह दर्शाएगा कि ऋण की राशि हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, हमने बहुत ज्यादा कर्ज या ऋण नहीं लिए हुए, जबकि अंशधारकों की निधि ज्यादा है। अर्थात निम्न ऋण समता अनुपात अधिक सुरक्षा को दर्शाता है, हमारे ऊपर ऋणों का बोझ कम है, इसलिए निम्न अनुपात को बेहतर माना जाता है। जबकि एक उच्च अनुपात जोखिम पूर्ण माना जाता है। यदि बहुत ज्यादा ऋण है तो हो सकता है कंपनी आगे जाकर मुसीबत में फंस जाए। आइए एक उदाहरण के जरिए इस अनुपात की गणना करते हैं। बच्चों, इस उदाहरण में हमारे पास एक कंपनी का तुलन पत्र या बैलेंस शीट है। हम इसमें अपने काम की चीजों को निकालेंगे। हमें दीर्घकालिक ऋण चाहिए पहले, तो दीर्घकालिक ऋण गैर चालू दायित्वों से प्राप्त होता है, जबकि अंशधारक निधि इस पहले शीर्षक से प्राप्त होता है। हमें यहां पर संपत्तियां भी दी गई हैं, हम चाहें तो अंशधारक निधि को संपत्तियों से भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपको दोनों तरीकों से इसे करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ऋण चाहिए बच्चों, तो ऋण के लिए आपको क्या करना है? दीर्घकालिक ऋण व अन्य दीर्घकालिक दायित्वों में
दीर्घकालिक प्रावधानों को जोड़ देना है, जैसा कि आपके तुलन पत्र में थी। इन तीनों चीजों को आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी ऋण की राशि, जो कि है 5 लाख रुपए की। समता ज्ञात करने के लिए आपको पहले शीर्ष में आने वाली अंश पूंजी आरक्षित राशि व अंश अधिपत्रों के प्रति प्राप्त राशि को जोड़कर 15 लाख रुपए की आप समता की राशि प्राप्त करेंगे। समता की यह 15 लाख रुपए की राशि आप संपत्तियों से भी प्राप्त कर सकते हैं। गैर चालू संपत्तियां आपकी कुल मिलाकर यहाँ 18 लाख की हैं। इनमें आपको गैर चालू दायित्वों को घटाना है। गैर चालू दायित्व आपके कुल मिलाकर 5 लाख के हैं, तो 18 लाख के गैर चालू संपत्तियों में से 5 लाख के गैर चालू दायित्वों को घटाकर कार्यशील पूंजी को यहां आप जोड़ेंगे। अब कार्यशील पूंजी कैसे आएगा? चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटाकर, तो ये आ गई 2 लाख की चालू या कार्यशील पूंजी। इस कार्यशील पूंजी को आप यहां जोड़ेंगे और इस प्रकार आप ऐसे भी 15 लाख की राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी विधि से आप समता की राशि प्राप्त करें, जो कि 15 लाख आएगा, ऋण की राशि 5 लाख। इन दोनों राशियों को अपने सूत्र में रखकर आपको 0.33 और 1 का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ऋण समता अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। अगले अनुपात पर चलते हैं। अगला अनुपात है ऋण पर नियोजित पूंजी का अनुपात। फिर से हमारे पास ऋण है, तो ऋण के लिए हम फिर से दीर्घकालिक ऋण को लेंगे व नीचे हम नियोजित पूंजी का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, नियोजित पूंजी को निवल परिसंपत्तियां, नेट एसेट्स या नेट वर्थ भी कहा जाता है। ऋण पूंजी ज्ञात करने के लिए एक तरीका तो है कि आप दीर्घकालिक ऋण व अंशधारक निधि को जोड़ दें। दीर्घकालिक ऋण व अंशधारक निधि को जोड़कर हम नियोजित पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। वैकल्पिक तौर से इसके अतिरिक्त हम कुल परिसंपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटा दें तो भी हमें वही राशि प्राप्त होगी। यानी कि नियोजित पूंजी प्राप्त करने की 2 मुख्य विधियां या 2 मुख्य सूत्र हैं। या तो हम दीर्घकालिक ऋण में अंशधारक निधि को जोड़ें या हम कुल परिसंपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटाएं, दोनों से हमें नियोजित पूंजी प्राप्त होगी। यह अनुपात भी कुछ हद तक आपको ऋण समता अनुपात की तरह दर्शाता है कि दीर्घकालिक ऋणों के मामले में आपकी कंपनी कितनी सुरक्षित है। निम्न अनुपात ऋणदाताओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। यानी यदि ऋण कम है तुलनात्मक रूप से, तो जिन ऋणदाताओं ने हमें ऋण दिया हुआ है वो सुरक्षित महसूस करेंगे। जबकि यदि ऋण बहुत ज्यादा है तो कल को यदि कंपनी मुसीबत में फंसती है तो हो सकता है कुछ ऋणदाताओं के ऋण को ना चुका पाए। ऐसे में ऋणदाता असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए इस अनुपात को भी कम होना चाहिए। अगले अनुपात की भी चर्चा करते हैं, फिर हम प्रश्न के जरिए इनको समझेंगे। अगला अनुपात है स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व अनुपात में स्वामित्व शब्द के कारण हम स्वामियों की राशि यानी अंशधारक निधि को लेंगे व अंशधारक निधि को नियोजित पूंजी से विभाजित करेंगे। याद करें कि पिछले अनुपात में आपने ऊपर ऋण लिया, नीचे नियोजित पूंजी ली, ऋण पर नियोजित अनुपात निकाला। इस अनुपात में आप नीचे तो नियोजित पूंजी को ही रख रहे हैं, ऊपर इस बार आप ऋण के विपरीत अंशधारकों की निधि को रख रहे हैं। तो इस अनुपात में जितना ऊंचा यह अनुपात है उतना बेहतर माना जाएगा, क्योंकि यह इस बात का प्रतीक होगा कि अंशधारकों की निधि या पूंजी कंपनी में या कंपनी की संपत्तियों में ज्यादा है। इसलिए उच्च अनुपात एक सकारात्मक बात मानी जाती है। हमने अंशधारक निधि के बारे में पहले ही देख लिया कि उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। हमने नियोजित पूंजी के बारे में भी देखा। अब अगला अनुपात है कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात। आप इसके नाम से इसका सूत्र बना सकते हैं। कुल परिसंपत्तियां ऊपर व ऋण यानी दीर्घकालिक ऋण नीचे। दीर्घकालिक ऋण का अर्थ हम देख चुके हैं, कुल परिसंपत्तियां हमें पता है। इसमें गैर चालू व चालू सभी प्रकार की संपत्तियों को लेकर आप कुल परिसंपत्तियां ज्ञात करते हैं। यह अनुपात यह संकेत देता है कि परिसंपत्तियां मुख्यतः स्वामित्व पूंजी से पोषित है और दीर्घकालिक ऋण पर्याप्त रूप से परिसंपत्तियों से संरक्षित है। अर्थात यदि यह अनुपात ज्यादा आता है, यानी कुल परिसंपत्ति की राशि ज्यादा होती है, तो इसका अर्थ क्या होगा?
परिसंपत्तियों की राशि के मुकाबले ऋण कम है, अर्थात आपकी परिसंपत्तियां आपकी खुद की पूंजी से खरीदी गई हैं। ऐसे में ऋण भी सुरक्षित है। यदि कल को ऋण चुकाने पड़ जाए तो हमारे पास उनसे ज्यादा परिसंपत्तियां हैं, उन ज्यादा परिसंपत्तियों का फायदा उठाकर हम ऋण भी आसानी से चुका सकते हैं। तो यह अनुपात जितना ज्यादा होगा उतना ऋणों को सुरक्षा मिलेगी, उतना यह दर्शाएगा कि परिसंपत्तियों पर ऋण का नहीं बल्कि खुद की पूंजी का योगदान ज्यादा है। तो ऊंचा अनुपात बेहतर अनुपात माना जाता है। आइए अब इन तीनों या चारों अनुपातों को जो हमने अभी तक देखा, चाहे वो आपने ऋण समता अनुपात को देखा या आपने ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात को देखा, आपने स्वामित्व अनुपात को देखा, आपने कुल परिसंपत्तियों पर ऋण के अनुपात को देखा, ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते अनुपात हैं। अलग अलग तरीकों से ये कंपनी की ऋणों की सुरक्षा या ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाते हैं। तो इसे एक अच्छे प्रश्न के माध्यम से हम सभी अनुपातों पर चर्चा करते हैं। हमारे प्रश्न में हमारे पास 31 मार्च 2017 का तुलन पत्र है। अंशधारक निधि में हमारे पास अंश पूंजी व आरक्षित राशियां हैं। गैर चालू देयताओं में एक दीर्घकालिक ऋण व इसके अतिरिक्त चालू दायित्व है। दायित्वों का कुल योग 7 लाख रुपए का है। इसी प्रकार संपत्तियों में गैर चालू संपत्तियों में स्थायी परिसंपत्तियां व निवेश है, जबकि चालू परिसंपत्तियां 2 लाख रुपए की। ये हमारा एक संक्षिप्त तुलन पत्र है। अब इस तुलन पत्र की सहायता से हम एक एक करके सभी अनुपातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला अनुपात ऋण समता अनुपात। बच्चों याद करें, ऋण समता अनुपात के लिए आपको क्या चाहिए? दीर्घकालिक ऋण व समता। दीर्घकालिक ऋण ये रहा 1.5 लाख रुपए की राशि। समता में अंशधारकों की कुल निधि यानी कि 4 और 1 5 लाख रुपए की राशि आप लेंगे, तो 1.5 लाख और 5 लाख इसको रखकर आपको 0.3 और 1 का अनुपात प्राप्त होगा, है ना? बहुत सरल। अगले अनुपात पर चलते हैं, कुल परिसंपत्तियों पर ऋण का अनुपात। इसके लिए हमें कुल परिसंपत्तियां चाहिए जो कि 7 लाख रुपए की हैं। इस पर ऋण यानी दीर्घकालिक ऋण जो कि 1.5 लाख रुपए का है। तो बच्चों 7 लाख की कुल परिसंपत्तियां, 1.5 लाख का ऋण, इसका अनुपात में रखें और आपको प्राप्त होगी ये राशियां, ये अनुपात की राशियां जो कि 4.67 और 1 की राशि है। अगला अनुपात स्वामित्व अनुपात। सूत्र याद रखें, इसका सूत्र है अंशधारक निधि बटे में कुल परिसंपत्तियां। कुल परिसंपत्तियां 7 लाख रुपए की हैं, अंशधारक निधि यानी ये दोनों ये है 5 लाख रुपए। तो इस बार हम 7 लाख रुपए और 5 लाख की सहायता से अपने सूत्र में इनको रखकर अनुपात ज्ञात कर लेंगे। चौथा अनुपात है ऋण पर विनियोजित पूंजी अनुपात। बच्चों नियोजित पूंजी का सूत्र याद करें, दीर्घकालिक ऋण जमा अंशधारक निधि। तो 5 लाख रुपए की अंशधारक निधि है, 1.5 लाख रुपए का दीर्घकालिक ऋण, कुल विनियोजित पूंजी है 6.5 लाख रुपए। ऋण की राशि 1.5 लाख रुपए की है, तो ऋण ऊपर 1.5 लाख रुपए, पूंजी 6.5 लाख रुपए। इसको अनुपात में बदलें तो 0.23 के साथ 1 का अनुपात प्राप्त होगा। तो बच्चों ये थे 4 मुख्य ऋण शोधन अनुपात। ये चारों अनुपात हमें ऋण की शोधन की क्षमता, ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाते हैं। यदि हम देखें, यदि हम ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात की बात करें तो हम इसमें यह देखते हैं कि हमारे जो पूंजी है उसमें ऋण का हिस्सा या भाग कितना है, वो जितना कम उतना अच्छा। यदि हम स्वामित्व अनुपात की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो संपत्तियां हैं उस पर स्वामियों की निधि या पैसे का कितना योगदान है। यदि ज्यादा योगदान अपने पैसों का है, ऋण कम है, तो यह एक अच्छी सुरक्षित स्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार ये सभी अनुपात हमें ऋणों के मामले में हमारी सुरक्षा व कुशलता को दर्शाते हैं। इन चारों अनुपातों के अतिरिक्त एक और अनुपात है जो ऋणों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम ऋण चुकाते हैं या ऋण लेते हैं तो उसके बदले में हमें ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। तो हमें यह भी देखना होता है कि क्या हम अपने ब्याज के भुगतान के लिए पर्याप्त मात्रा में लाभ या धन कमा रहे हैं। यह देखने के लिए हम ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग करते हैं। ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणों पर ब्याज की उपयुक्तता को दर्शाता है कि क्या हम ऋणों पर ब्याज के बराबर या उसके लायक ऋण चुकाने या ऋण का ब्याज चुकाने के लिए लाभ अर्जित कर पा रहे हैं।
तो यहां पर हमारा सूत्र बन जाता है ब्याज व कर देने से पूर्व निवल लाभ, यानी जो हमारा शुद्ध लाभ है जिसमें से अभी हमने ब्याज व कर नहीं दिया है, उस लाभ को ऊपर रखा जाएगा। वह दीर्घकालिक ऋणों पर जो ब्याज हमें देना है या हम देते हैं उसको नीचे रखा जाएगा। अब आप खुद सोचिए, जितना लाभ अधिक उतना अच्छी बात। यदि लाभ अधिक है और ब्याज उसके मुकाबले कम है तो इसका अर्थ है कि आप आसानी से अपने ब्याज चुका पाएंगे, इसलिए यह अनुपात भी जितना ज्यादा उतना बेहतर माना जाएगा। आइए इसे एक प्रश्न की सहायता से देखते हैं। इस प्रश्न में हमारे पास कर के पश्चात का लाभ है 60,000 रुपए का। कर चुकाने के बाद हमें 60,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। 15% ब्याज वाली दीर्घकालिक ऋण की राशि है 10 लाख रुपए की। वह करों की दर है 40% की। हमें जो लाभ चाहिए इस अनुपात के लिए वह है कर से पूर्व, कर व ब्याज दोनों से पूर्व का लाभ। अब बच्चों, हमें 60,000 रुपए का जो लाभ है वह करों को चुकाने के बाद का है। तो इसके लिए हमें पीछे जाना है और यह सोचना है कि कर को चुकाने से पहले हमारा लाभ क्या था। वो ज्ञात करने के लिए आपको यह सूत्र याद रखना है, इसका ध्यान रखना है। यदि आपके पास करों के पश्चात का लाभ है और आपको कर की राशि को प्रतिशत में दिया गया है, तो आप करों के पश्चात के लाभ को गुणा करेंगे 100/100 माइनस करों की दर। इस उदाहरण से समझिए, करों के पश्चात का लाभ है 60,000 रुपए। सूत्र में आगे 100/100 माइनस 40 यानी 40% की जो आपकी कर की दर थी। इस सूत्र में रख के आप इसे सॉल्व करें, आपके पास 1 लाख रुपए का निवल लाभ आ जाएगा जो कर चुकाने से पहले का लाभ है। इस सूत्र को ध्यान से देख लीजिए, करों के पश्चात लाभ उसको गुणा करना है 100/100 माइनस कर की दर से, जैसा हमने किया 100/100 माइनस 40% की जो दर थी उससे 60,000 के कर पश्चात लाभ को गुणा करके हमें प्राप्त हुआ 1 लाख रुपए का करों से पूर्व का लाभ। इसके पश्चात दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज कितना है? 10 लाख रुपए का हमने ऋण लिया हुआ है, उस पर 15% का हमें ब्याज देना होता है, तो यह 1.5 लाख रुपए का ब्याज निकल कर आया। अभी ये जो लाभ हमें 1 लाख रुपए का प्राप्त हुआ था, यह कर से पूर्व का लाभ है। कर से पूर्व का लाभ भी तब आता है जब हम शुद्ध लाभ में से ब्याज घटा देते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए कर व ब्याज दोनों से पूर्व का लाभ। अभी हम कर पूर्व लाभ पर पहुंच गए हैं, अब हमें ब्याज पूर्व लाभ पर जाना है, तो हमने जो ब्याज घटाया होगा उसे हम वापस जोड़ देंगे। तो इस कर पूर्व लाभ में आप यह 1.5 लाख रुपए का जो ब्याज आपने दिया होगा उसे जोड़ देंगे। तो कर पश्चात लाभ में पहले कर को जोड़ा, 60,000 की जगह हमारा लाभ आया 1 लाख। फिर उस 1 लाख में हमने ब्याज को जोड़ा तो हमारे पास आ गई 2.5 लाख रुपए की राशि। यह कर व ब्याज दोनों से पीछे या पूर्व की राशि है। कर पूर्व लाभ की इस राशि को हम अपने अनुपात में रखेंगे, नीचे हम ब्याज की राशि रखेंगे और हमें प्राप्त होगा 1.67 गुणा। इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, अभी तक जो अनुपात आपने निकाले शुरू से लेकर अभी तक, उनको आपने शुद्ध अनुपात के रूप में इस प्रकार से लिख के दिखाया, जैसे 2:1 या 3:1। लेकिन ये अनुपात जो ब्याज व्याप्ति अनुपात है, इसे निकालकर आप गुणा के रूप में दिखाएंगे, 1.67 गुणा। ठीक है, और इसके आगे आने वाले अनुपातों को भी हम गुणा के रूप में दिखाते हैं। तो ये थे ऋण शोधन क्षमता दर्शाने वाले 5 अनुपात। मैं आशा करता हूं आपको ये 5 अनुपात समझ आए होंगे। अगले भाग में हम बात करेंगे हमारे व्यवसाय या कंपनी में जो काम हम कर रहे हैं दिन प्रतिदिन के आधार पर, उन कामों से क्या आवर्त प्राप्त हो रही है या क्या हमारे काम करने की कुशलता है, उनसे जुड़े अनुपातों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।